पिक्चर टू आवर स्वीट लिटिल वाइफ। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वीर और नील की लैम्बोर्गिनी उनके ऑफिस के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से गेट खोला और दोनों भाई बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर आए। ऑफिस देखने में बड़ा ही आलीशान है। जैसे ही वीर और नील ऑफिस में इंटर करते हैं तो सारे एम्प्लॉय खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन दोनों ही सबको इग्नोर करके अपने कैबिन में चले जाते हैं। लड़की तो उन्हें देखकर जल रहे होते हैं कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और लड़कियां तो उन्हें देखकर ही भर रही होती है। उनमें से एक एम्प्लॉय दूसरी एम्प्लॉय से कहती है, हाय क्या एटीट्यूड है, जैसी पर्सनैलिटी वैसा ही एटीट्यूड, किसी दिन मेरी जान न ले ले। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है, हाँ यार, पर मजाल है कि किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। भी एक तीसरी एम्प्लॉय उन दोनों से कहती है, तुम दोनों क्या खुसूर पुसूर कर रही हो, तुम्हें पता है न वीर सर और नील सर को गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उन्हें पता चल गया तो आज तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। इस पर वह दोनों ही लड़कियां घबरा जाती है और फटाफट अपना काम करने लग जाती है। वीर और नील का केबिन, जिस तरह दोनों का रूम एक है उसी तरह दोनों का केबिन भी एक ही है और दोनों का पा भी एक ही है। वीर और नील केबिन में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वीर अपने पीए को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। वीर कॉल पर, रोहित 2 मिनट में मेरे केबिन में आओ। रोहित, जी बॉस। रोहित जल्दी से भागता हुआ केबिन के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर से ना शून्य का करता है तो अंदर से एक रोकदार आवाज आती है, कम इन। रोहित अंदर जाता है तो वीर रोहित से कहता है, आज का शेड्यूल बताओ। रोहित, सर आज आपकी 10 बजे मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग है, लेकिन सर अभी कुछ देर पहले मिस्टर मेहता ने मुझे मैसेज करके बताया है कि उनकी तबीयत अचानक खराब होने की वजह से आज वह मीटिंग में नहीं आ सकते, इसलिए उनकी जगह उनकी बेटी इस मीटिंग को अटेंड करेगी। नील, ओके, इसके अलावा और कुछ? रोहित, जी सर, उसके बाद आपकी दोपहर में लंच मीटिंग है सनशाइन होटल काल्पनिक नाम में मिस्टर खन्ना के साथ। नील, ठीक है। रोहित, तुम 10 बजे जो मीटिंग होने वाली है उसकी तैयारी करो। रोहित, जी सेकंड बॉस। रोहित केबिन से बाहर चला जाता है मीटिंग रूम में मीटिंग की अरेंजमेंट करने के लिए। आधे घंटे बाद करेक्ट 10 बजे नील और वीर मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए। दोनों भाई टाइम के बहुत पक्के हैं। कुछ देर बाद, नील, भाई हमें 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ आए हुए, क्या करें, मीटिंग कैंसिल कर दें। वीर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक मीटिंग रूम का गेट खुला और एक लड़की मीटिंग रूम के अंदर आई। दिखने में बिल्कुल मॉडल जैसी, शॉर्ट ड्रेस, काले लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन मजाल है कि हमारे वीर और नील ने उस लड़की को नजर भर देखा हो, बल्कि वह दोनों उस लड़की को बड़े ही गुस्से से देख रहे थे क्योंकि वह पूरे 15 मिनट लेट थी। लड़की केबिन के अंदर आकर वीर के सामने अपना हाथ आगे करके थोड़ा मुस्कुराते हुए करती है, हेलो मिस्टर ओबरॉय, माय नेम इज शनाया मेहता। वीर शनाया को देखता है और फिर उसके हाथ को देखता है और कहता है, मिस मेहता आप पूरे 15 मिनट लेट है। आपको पता है हमारे लिए एक एक मिनट कितना कीमती है, हम पिछले 15 मिनट से आपका यहाँ वेट कर रहे हैं, आपको इस बात का जरा भी एहसास है? वीर की बात सुनकर शनाया का मुंह बन जाता है और वह अपना हाथ पीछे ले लेती है और कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इस वजह से मुझे लेट हो गया। टाइम की तो मैं भी पाबंद हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं मुंबई का ट्रैफिक, अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूँ। वीर को शनाया की बात पर बहुत गुस्सा आता है, वो कुछ बोलने वाला होता है, इतने में ही नील बीच में बोलता है, ओके मिस मेहता आप बैठिए, हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। नील की बात सुनकर शनाया मुस्कुराकर चेयर पर बैठ जाती है और अपने पीए को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है। प्रेजेंटेशन पूरी हो जाने के बाद शनाया अपने पीए से अपने प्रोजेक्ट की फाइल लेकर नील के आगे कर देती है ताकि वह अच्छे से उसे रीड कर सके। नील जब फाइल रीड करता है तो उसे उस फाइल में कुछ कमियां नजर आती है, तो वह शनाया से उसे क्लियर करने को कहता है और उसे उस बारे में समझाने लगता है, पर शनाया का ध्यान दो नील के हैंडसम चेहरे पर था। वह अपने मन में सोचती है, कितना हैंडसम है, इसे तो मैं अपने प्यार का दीवाना बनाकर रहूंगी, मैं भी इतनी खूबसूरत हूँ कि यह मुझे कभी ना कह ही नहीं सकता। वीर शनाया के फेस एक्सप्रेशन को समझ जाता है और जोर से गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मार देता है, जिससे शनाया एकदम डर जाती है और नील एकदम से चौंक जाता है और दोनों ही वीर को देखने लगते हैं। वीर गुस्से में कहता है, मिस मेहता लगता है आपका ध्यान मीटिंग में नहीं है, कहीं और ही है, अगर ऐसी बात है तो हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करते हैं क्योंकि मुझे काम के वक्त लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। शनाया वीर की बात सुनकर एकदम से डर जाती है, वह अपने मन में सोचती है, मेरे पापा ने इस मीटिंग के लिए कितनी मेहनत की है, ना जाने कितने अपॉइंटमेंट लिए हैं, अगर यह प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी। यह प्रोजेक्ट मेरे पापा का सपना है, ओबरॉय के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है, मैं इस मौके को ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकती। अभी फिलहाल मुझे इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, फिर बाद में मैं धीरे धीरे नील पर ध्यान दूंगी।
वीर शनाया को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रहा था और वहां से जाने ही वाला होता है कि शनाया एकदम से बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, लगता है मैंने आपको नाराज कर दिया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आगे मैं आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट को कैंसिल ना करें क्योंकि यह प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। वीर, ठीक है मिस मेहता, मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शनाया, कैसी शर्त मिस्टर ओबेरॉय? वीर, यह मीटिंग अब नहीं होगी, जब मिस्टर मेहता ठीक हो जाए तब उन्हें भेज देना इस मीटिंग को कंप्लीट करने के लिए, और आपके प्रोजेक्ट में जो भी मिस्टेक है उसे पहले क्लियर करके लेकर आना, उसके बाद यह मीटिंग होगी। इतना कहकर वीर मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है और उसके साथ ही नील भी बाहर आ जाता है। अब मीटिंग रूम में शनाया अपने दांत पीसते रह जाती है और मन में कहती है, मिस्टर वीर ओबेरॉय, मैं तुमसे अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। 3 आवर्स स्वीट लिटिल वाइफ। करीब 1 बजे रोहित वीर और नील के केबिन के बाहर आकर नोक करता है तो नील कहता है कम इन, तो रोहित केबिन में आता है और दोनों से कहता है, बास आपकी 2 बजे की लंच मीटिंग है सनशाइन होटल में मिस्टर खन्ना के साथ। नील और वीर, हमम। रोहित, बास हमें अभी निकलना होगा, वहां पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। नील और वीर दोनों एक साथ बोलते हैं, ठीक है चलो। दोनों ही अपनी प्राइवेट लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और उनके साथ ही रोहित भी आ जाता है। तीनों एक साथ कार में बैठकर होटल सनशाइन के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार होटल सनशाइन के बाहर आकर रुकती है। एक तरफ से रोहित और एक तरफ से ड्राइवर जल्दी से बाहर निकलते हैं और दोनों तरफ के गेट को खोल देते हैं। दोनों ही भाई बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर आते हैं और होटल सनशाइन के अंदर चले जाते हैं। वहां वह दोनों वीआईपी रूम में जाते हैं जहां पर पहले से ही मिस्टर खन्ना उनका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर खन्ना को पता था कि वीर और नील को वक्त के पाबंद लोग बहुत पसंद है और मिस्टर खन्ना को उन दोनों को इम्प्रेस भी करना था, इसलिए वह वक्त से पहले ही आकर वहां उनका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर खन्ना दोनों भाइयों से हाथ मिलाते हुए, खेलो मिस्टर ओबेरॉय, सुना था आपके बारे में कि आप वक्त के बहुत पाबंद हैं, लेकिन आज देख भी लिया आप करेक्ट टाइम पर यहाँ पर आए हैं। वीर और नील बिना कुछ जवाब दिए, बिना अपने चेहरे पर कोई भाव लिए वहां पर रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। उनके साथ ही मिस्टर खन्ना भी सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। मिस्टर खन्ना ने वहां पहले से ही खाने का अरेंजमेंट करवा रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों भाई टाइम पर वहां पहुंच जाएंगे और उन्हें अपने टाइम में कोताही बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर खन्ना, शुरू कीजिए मिस्टर ओबेरॉय, खाना ठंडा हो रहा है। दोनों भाई अपना खाना शुरू कर देते हैं। उनके साथ ही मिस्टर खन्ना भी अपना खाना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे बाद सभी अपना खाना खाकर बैठे हुए थे, तभी नील कहता है, तो बताएं मिस्टर खन्ना, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मिस्टर खन्ना एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहते हैं, मिस्टर ओबेरॉय, शहर से थोड़ी दूरी पर आपकी जो जमीन है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। नील, आप वह जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं? मिस्टर खन्ना, दरअसल वो जमीन शहर से थोड़ी दूरी पर है और वहाँ आसपास कोई मॉल भी नहीं है, इसलिए मैं वहाँ मॉल बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वीर, हम इंटरेस्टिंग आइडिया अच्छा है और इस पर हमें अमल भी करना चाहिए। क्यों नील, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? नील हल्की स्माइल के साथ, ऑफ कोर्स भाई, आखिर हमारी सोच जो एक जैसी है। वीर, तो फिर मिस्टर खन्ना को उनका जवाब भी दे दो। मिस्टर खन्ना असमंजस में दोनों भाइयों को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। नील, मिस्टर खन्ना, मॉल तो वहाँ जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें आपको वह जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वहाँ खुद मॉल बना सकते हैं तो हम फिर वह जमीन आपको क्यों बेचे? मिस्टर खन्ना, यह आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ओबेरॉय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नील, क्यों, वह जमीन हमारी है और हम अपनी जमीन के साथ कुछ भी करें इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर खन्ना जबरदस्ती की स्माइल करते हुए, हाँ मिस्टर ओबेरॉय, आपने बिल्कुल सही कहा, वह जमीन आपकी है, आप उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी। लगता है इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं, वैसे मैं आपके पास एक ऑफर और लेकर आया हूँ जिससे मुझे तो फायदा है ही, लेकिन आपको भी जरूर फायदा ही होगा। वीर, फायदा, और वह भी आपसे हमें होने वाला है। टेरी स्माइल करते हुए, बताइए क्या फायदा है हमें? आपके ऑफर से हमें फायदा है या नहीं, यह आपका ऑफर सुनने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए, जरूर मिस्टर ओबेरॉय, तो बात ऐसी है कि मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी आप दोनों से करवाना चाहता हूँ, इससे हमारी रिश्तेदारी भी हो जाएगी और हम तीनों मिलकर अपने बिजनेस को और बुलंदियों तक भी पहुँचाएंगे। नील, गुस्से से, आप यहाँ हमसे मीटिंग करने आए थे या अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आए हैं? वीर शांत लहजे में, मिस्टर खन्ना, बिजनेस को टैलेंट, इंटेलिजेंट और मेहनत से ही बुलंदियों तक पहुँचाया जा सकता है, ना कि रिश्तेदारियों से। क्यों, मैंने सही कहा ना? इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है।
वीर ने यह बात अपने और नील का एग्जाम्पल देते हुए कही थी। नील और वीर खड़े होते हुए, हमें लगता है मिस्टर खन्ना आपको आपका जवाब मिल गया होगा, सो अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं और पीछे खड़े मिस्टर खन्ना को गुस्से में दहकते हुआ छोड़कर चले जाते हैं। मिस्टर खन्ना का पीए मिस्टर खन्ना से कहता है, सर अब क्या करेंगे? तो मिस्टर खन्ना कहते हैं, करना क्या है? वह कहते हैं, नागी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मिस्टर खन्ना स्माइल करने लगते हैं। दोनों भाई सनशाइन होटल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर अपने ऑबेरोय ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां उनका जो पेंडिंग वर्क रहता है उसे कंप्लीट करके वह फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बजे बज जाते हैं। दोनों ही अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं और नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर डिनर करने बैठ जाते हैं। उनके साथ में देव की काकी भी डिनर करने बैठ जाती हैं। डिनर करने के बाद दोनों भाई स्टडी रूम में चले जाते हैं और देव की काकी डाइनिंग टेबल से बर्तन समेटकर उन्हें सिंक में साफ करके अपने रूम में चली जाती हैं। स्टडी रूम वीर बहुत ही गुस्से में नील से कहता है, वह खन्ना अपने आप को समझता क्या है? हमसे हमारी जमीन खरीदकर वहां मॉल की आड़ में अवैध काम करने की सोच रहा था। उसे क्या लगा हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? नील, हाँ भाई, यूं ही हम अंडरवर्ल्ड माफिया में किंग्स नहीं बने हैं। मैं रोहित से कहकर वहां पर मॉल के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता हूं। वीर, हमम और अपने खास आदमी से कहो कि उस खन्ना पर नजर रखें। नील, जी भाई। थोड़ी देर और बात करके वह दोनों स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम अपनी हीरोइन के बारे में बात करेंगे। जब 4 आवर स्वीट लिटिल वाइफ। मुंबई, सुबह के 7:30 बजे। एक छोटा सा घर, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लेकिन दिखने में बेहद खूबसूरत। उस घर के एक छोटे से कमरे में एक लड़की एक छोटे साइज के बेड पर सिकुड़कर सो रही थी। उस बेड पर बिछा हुआ गद्दा और उस पर बिछी हुई चादर बहुत ही पुरानी थी, लेकिन देखने में बिल्कुल साफ सुथरी थी। वह कमरा भी बहुत ही साफ सुथरा था। उस कमरे में ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ एक बेड और एक छोटी सी पेटी रखी थी जिसमें उस लड़की का सामान था, या यूं कहे कि सिर्फ कपड़े ही रखे थे। और दीवार पर टंगा एक छोटा सा आईना जिसमें वह लड़की अपने आप को देखकर तैयार होती है। और कमरे में एक तरफ छोटा सा अटैच बाथरूम है। वैसे तो ये घर इस लड़की का ही है, लेकिन ये घर इस लड़की का होते हुए भी इसका नहीं है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग इसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। वह क्यों, यह आपको आगे पता चलेगा। रूम में एक 40 साल की औरत आती है और सोती हुई लड़की को देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देती है। औरत, अरे ओ करम जली, अभी तक सो रही है? देख जरा घड़ी में कितना वक्त हो गया है। चल उठ जल्दी से और नीचे चलकर नाश्ता बना। हम लोग कब से नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ आराम से सो रही है। लड़की, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। औरत, हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बीमार होते हैं, लेकिन तेरी तरह आराम से पड़े नहीं रहते। कल ईशानी ने तुझे दवाई लाकर दी थी न, उसे खा ले और जल्दी से नीचे आकर नाश्ता बना। इतना कहकर वह औरत उस कमरे से चली जाती है। लड़की धीरे से उठकर बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आती है। उसके पास जो दवाई रखी थी जो ईशानी ने उसे लाकर दी थी, उस दवाई को वह हाथ में लेकर नीचे किचन में आ जाती है और बिना नाश्ता किए ही दवाई खा लेती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। लड़की को पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी अपना दर्द बर्दाश्त करती है और नाश्ता बनाती है। 1 घंटे में वह नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर वह लड़की सभी को आवाज लगा कर कहती है, माँ पापा ईशानी दी, आप सभी आ जाए, मैंने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। थोड़ी देर में वह तीनों डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। भी ईशानी कहती है, छवि तुमने पानी नहीं रखा टेबल पर, जाओ पानी लाकर दो, मुझे प्यास लगी है। ईशानी की बात सुनकर छवि पानी लेने किचन में चली जाती है। अब ईशानी की माँ को छवि को फिर से बोलने का मौका मिल जाता है। इससे एक काम ढंग से नहीं होता, कुछ ना कुछ भूलती ही रहती है, पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा। राजेश मिश्रा, छवि और ईशानी के पापा। जब तक छवि 21 साल की नहीं हो जाती तब तक। इतने में छवि किचन से पानी लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है तो राजेश मिश्रा छवि को देखकर सकपका जाते हैं और अपनी बात बदलते हुए कहते हैं, जब छवि 21 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी, फिर वह हमारा घर सुना करके चली जाएगी। छवि पानी रखकर किचन में चली जाती है। उनकी बात पर उर्मिला मिश्रा, ईशानी की माँ और छवि की स्टेप मदर, कहती है कि अभी तो हमें ईशानी की शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वह छवि से पूरे 4 साल बड़ी है। मैंने पंडित जी से बात की है, आज वो लड़के वालों को लेकर आ रहे हैं ईशानी को देखने के लिए। राजेश मिश्रा, अरे वह तो मैं छवि के सामने ऐसे ही कह रहा था, उसकी शादी करके हमें कंगाल थोड़ी ना होना है। वैसे ईशानी को देखने लड़की वाले आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, कब आ रहे हैं वह लोग?
उर्मिला जी आज शाम को आ रहे हैं। राजेश जी अच्छा ठीक है, तो फिर आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा। उर्मिला जी ठीक है। चलिए अब हम ईशानी और छवि के बारे में कुछ जान लेते। ईशानी मिश्रा, उम्र -21 साल, रंग गोरा, बाल काले और लंबे, आंखें काली, हाइट 54, बॉडी बिल्कुल मॉडल जैसी। ईशानी बहुत खूबसूरत है लेकिन छवि के आगे फीकी ठीक ही लगती है। छवि मिश्रा, उम्र 17 साल, रंग दूध जैसा गोरा, बाल ब्राउन एंड सिल्की जो कमर तक लहराते हैं, आंखें ब्राउन जो बड़ी बड़ी पलकों से ढकी हुई, हाइट 54, बिल्कुल ऐसी है छवि जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। नाश्ता करने के बाद राजेश जी ईशानी से कहते हैं चलो ईशानी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो तुम ही कॉलेज भी छोड़ देता हूँ। तो ईशानी कहती है ठीक है पापा मैं अभी अपना बैग लेकर आती हूँ। ईशानी अपना बैग लेने चली जाती है और राजेश जी उर्मिला जी से कहते हैं लाओ मुझे मेरा टिफिन दे दो। इस पर उर्मिला जी कहती है आज तुम्हारी बेटी देर से उठी है सोकर, इसलिए आज दोपहर का खाना नहीं बनाया है। जब खाना बन जाएगा तो मैं रामराज घर के गार्डन का केयरटेकर के हाथों आपके ऑफिस में भिजवा दूंगी। तो राजेश जी कहते हैं ठीक है। ईशानी जो अपना बैग लेकर आ जाती है तो उर्मिला जी उसे कहती है कॉलेज से सीधा घर आना, पता है ना शाम को तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, देर मत करना। तो ईशानी कहती है पहले ये बताओ वह लोग कितने बजे आ रहे हैं। उर्मिला जी पंडित जी ने 5 बजे का बताया है। ईशानी ठीक है मैं 5 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर ईशानी और राजेश जी साथ में घर से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद उर्मिला जी छवि को आवाज लगाती है तो छवि किचन से निकलकर उर्मिला जी के सामने खड़ी हो जाती है। छवि को देखकर उर्मिला जी कहती है चल जल्दी से ये सब बर्तन किचन में ले जाकर रख और किचन की सफाई कर और दोपहर के खाने की भी तैयारी कर। और सुन शाम को लड़के वाले आ रहे हैं ईशानी को देखने, उनके लिए नाश्ता भी बनाना है, इसलिए अभी से कह रही हूँ तैयारी करके रखना, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई। तो छवि अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है और डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन समेटने लग जाती है और किचन में ले जाकर उन बर्तनों को साफ करती है। किसी ने छवि से ये भी नहीं पूछा कि उसने नाश्ता किया है या नहीं। छवि जब बर्तन समेटती है तो उसमें थोड़ा बहुत नाश्ता रखा रहता है, उसमें से वह नाश्ता लेकर थोड़ा सा नाश्ता खा लेती है और फिर अपने दूसरे कामों में लग जाती है। 5 आवर स्वीट लिटिल वाइफ। छवि ने दोपहर का खाना बनाने के बाद पूरे घर की साफ सफाई की, फिर उसके बाद वह फिर से किचन में चली गई। छवि ने सोचा खाना खाने के बाद वह शाम को आने वाले मेहमानों के लिए नाश्ता बनाएगी। जैसे ही छवि अपनी प्लेट में खाना सर्व करने लगी तब उर्मिला जी किचन में आई। उन्होंने जब छवि को खाना प्लेट में सर्व करते हुए देखा तो उन्होंने छवि के हाथ से प्लेट को छीन लिया और कहा अगर तू खाना खाने बैठेगी तो समय बर्बाद होगा, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो भूख ही नहीं मर जाएगी। जाकर शाम को आने वाले मेहमानों के नाश्ते के लिए तैयारी कर। इतना कहकर उर्मिला जी किचन से बाहर चली गई। उर्मिला जी की बात सुनकर छवि की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपनी आंखों के आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिया क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब यही उसकी जिंदगी है। 4 बजे ईशानी कॉलेज से अपने घर आ गई थी। जब वह अपने कमरे में जा रही थी तो अचानक उसकी नज़र किचन में काम कर रही छवि पर पड़ी। वैसे तो ईशानी बहुत खूबसूरत है लेकिन उसकी खूबसूरती छवि के आगे हर बार फीकी पड़ जाती है। छवि नॉर्मल कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन ईशानी इतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती। वह इतना ज़्यादा तैयार होने के बाद भी, छवि के नॉर्मल से तैयार होने के बाद भी ईशानी उसके आगे फीकी ही लगती है और यह बात ईशानी को हजम नहीं होती है, इसलिए वह हर बार छवि को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम करती रहती है और उसका इल्जाम छवि पर लगा देती है, जिसकी वजह से उर्मिला जी छवि को मारती है, जिससे ईशानी को काफ़ी सुकून मिलता है। आज भी जब छवि किचन में काम कर रही थी तो ईशानी उसकी खूबसूरती देखकर जलने लगी और उसने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। ईशानी छवि मुझे प्यास लगी है, पानी दो मुझे। छवि जो समोसे बनाने के लिए आटा लगा रही थी उसके हाथ आटे में भरा रहे थे तो छवि ने ईशानी से कहा दी मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है, आप ले लीजिए ना पानी। ईशानी को छवि की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह छवि से कहती है हाथ धोकर पानी दो। पानी तो तुम ही दोगी, नहीं तो मैं माँ को बुलाऊंगी और फिर अंजाम तुम जानती हो क्या होगा। छवि ईशानी की बात सुनकर डर जाती है और वह जल्दी से हाथ धोकर ईशानी को पानी भरकर दे देती है। ईशानी जब छवि के हाथ से पानी लेती है तो वह जानबूझकर पानी का ग्लास छोड़ देती है, जिससे ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है और फर्श पर कांच के टुकड़े फैल जाते हैं। आवाज को सुनकर उर्मिला जी किचन में आती है और पूछती है ये ग्लास कैसे टूटा, तो ईशानी छवि का नाम लेती है।
माँ, जब मैंने छवि से पानी मांगा तो छवि को गुस्सा आ गया और छवि ने बड़े ही गुस्से में पानी का ग्लास भरकर मेरे हाथ में देते वक्त जानबूझकर छोड़ दिया ताकि ग्लास नीचे गिरते वक्त उसकी कांच मेरे पैर में चुभ जाए, पर वक्त रहते मैं पीछे हो गई और कांच जमीन पर फैल गया। इतना सुनते ही उर्मिला जी के गुस्से का पारा हाई हो गया और उन्होंने छवि के बालों को पीछे से पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को चोट पहुंचाएगी, बहुत ज्यादा पर निकल आए हैं, तेरे काफी दिन हो गए हैं तुझे मेरे हाथ की मार खाए हुए, इसलिए तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, अभी तेरे पर काटती हूँ। छवि, नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वह तो दी ने ही। अभी छवि ने इतना ही कहा था कि उर्मिला जी ने एक थप्पड़ और उसके गाल पर लगा दिया और कहने लगी, तू मेरी बेटी को झूठा साबित करना चाहती है, सब पता है मुझे कि तू कैसी है, तूने जो ग्लास तोड़ा है तुझे पता है उसकी कीमत कितनी है, इसका हिसाब तो तुझे देना ही होगा। उर्मिला जी ने छवि के बालों को एक झटके में छोड़कर उसे धक्का दे दिया जिससे वह जमीन पर गिर गई और फिर उन्होंने गैस पर चिमटे को गर्म करा और उसे छवि की कलाई पर रख दिया जिससे छवि की एक जोरदार चीख निकल गई और वह जोर जोर से रोने लगी। यह सब देखकर ईशानी को बड़ा ही मजा आ रहा था। उर्मिला जी, आज के बाद तू कोई भी नुकसान करने से पहले या मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले 10 बार जरूर सोचेगी, समझ गई? अब चल, कोई इतना जोर से भी नहीं जला है, काम शुरू कर, थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। ईशानी, तू जाकर तैयार हो जा। ईशानी छवि को देखकर मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली गई और उर्मिला जी भी अपने रूम में चली गई तैयार होने के लिए। छवि ने अपना हाथ देखा और अपने हाथ पर थोड़ा सा पानी डाला ताकि उसे थोड़ी ठंडक मिले और फिर अपना काम करने लगी। छवि की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी अपने हाथ में। करीब 5:15 बजे तक लड़के वाले आ गए थे, उनके साथ ही राजेश जी भी अंदर आ रहे थे। उर्मिला जी चौंक कर, अरे आप भी इनके साथ ही आ रहे हैं? राजेश जी, अरे नहीं, मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। उर्मिला, अच्छा, आप हाथ मुंह धो लीजिए। और फिर मेहमानों की तरफ देखकर, अरे वर्मा साहब, आप लोग खड़े क्यों हैं, आइए और बैठिए ना। तो मिस्टर वर्मा और मैसेज वर्मा अपने बेटे के साथ वही सोफे पर बैठ जाते हैं और उनके सामने उर्मिला जी भी बैठ जाती है। राजेश जी मिस्टर वर्मा से कहते हैं, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया, और फिर वह अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश जी भी मेहमानों के पास आकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। उर्मिला जी छवि को आवाज लगाकर कहती है, छवि बेटा, मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। थोड़ी देर में छवि मेहमानों के लिए पानी लेकर आती है। लड़के वाले जब छवि को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यही वह लड़की है जिसे वह लोग देखने आए हैं और छवि उन्हें बहुत पसंद आती है। लड़का जिसका नाम राहुल है वह तो छवि को देखता ही रह जाता है। जब छवि सभी को पानी देकर किचन में चली जाती है तो वह लड़का होश में आता है और अपनी माँ के कान में कहता है, माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह देना। तो राहुल की माँ कहती है, बेटा, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है, वाकई में परियों की रानी की तरह है। थोड़ी देर में छवि सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। जब छवि नाश्ता लगा रही होती है तो वह लड़का बार बार छवि को देखता रहता है। नाश्ता लगाकर छवि किचन में चली जाती है तो राहुल की माँ कहती है, आप अपनी बेटी को भी बुला लीजिए, वह भी हमारे साथ नाश्ता कर लेगी। उर्मिला जी, हाँ, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। जब उर्मिला जी ऊपर जा रही थी तो राहुल और उसकी माँ आपस में एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। वह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह कहाँ जा रही है लड़की को बुलाने। थोड़ी देर में उर्मिला जी ईशानी को अपने साथ लेकर आती हैं और ईशानी को राहुल की माँ के पास बिठा देती है और कहती है, ये हमारी बेटी है ईशानी। ईशानी को देखकर राहुल का मुंह बन जाता है और अपनी मां को इशारे में ना कह देता है और इशारों में ही समझाने की कोशिश करता है कि उसे छवि से शादी करना है, न कि ईशानी से। अपने बेटे का इशारा समझकर राहुल की मां राहुल को इशारों में सांत्वना देती है कि वह बात करेगी। ईशानी जब राहुल को देखती है तो देखती ही रह जाती है क्योंकि राहुल भी दिखने में बहुत ही हैंडसम है, मस्कुलर बॉडी है, सिल्की बाल और सबसे बड़ी बात वह भी एक नामी बिजनेसमैन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ईशानी राहुल को देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय IG Unlimited।